नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। जो सबसे पहली खबर का रुख कर लेते हैं, आ रही है देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो केवल समाचार सुनाने का माध्यम नहीं, बल्कि ये जनभावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, प्रतिभाओं का सशक्त मंच और रचनात्मकता का प्रेरक स्रोत भी रहा है। रेडियो ने दूरियों को मिटाकर समाज को एक सूत्र में पिरोने और जग जागरण की अलख जगाने में अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज रेडियो लोगों को जोड़ने और सही सूचना पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। देहरादून से अगली खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 14 फरवरी को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। अपने इस प्रवास के दौरे वो पार्टी के कोर समूह की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे और बैठक में संगठनात्मक कार्यक्रमों और आगामी चुनावी रणनीति और सरकार तथा संगठन के बीच बेहतर समन्वय जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रदेश नेतृत्व ने कोर समूह के सभी सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित कर दिया है और आपको बता दें कि ये माना जा रहा है कि ये दौरा प्रदेश संगठन के लिए काफी अहम रहेगा और आने वाले समय की दिशा तय करेगा। पार्टी पदाधिकारी के अनुसार बैठक में जमीनी स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हमारे 14 तारीख को निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस उत्तराखंड में आ रहे हैं और एक कोर ग्रुप जो हमारी बीजेपी की है उस कोर ग्रुप के साथ उन्होंने बैठने का निर्णय लिया है और हमने सभी कोर ग्रुप के जो हमारे सभी सदस्य हैं उनको उस बैठक के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पश्चात एक नियमित बैठकें हैं और उसी क्रम में माननीय नड्डा जी यहाँ पर आ रहे हैं। जो हमने अभी तक जो काम किए हैं, अभी हमको आगे क्या क्या काम करना है, उन सभी का दिशा निर्देश हमको इस कोर ग्रुप में मिलेगा और हम समझते हैं कि उनके आने के बाद हम एक नई ऊर्जा। देहरादून से अगली खबर आ रही है। अपराधियों के हौसले वहां बुलंद होते नजर आ रहे हैं। राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल के पास जिम से लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा को 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके और हर पहलू से जांच की जा रही है। राजधानी में इस तरह की लगातार होने वाली हिंसक घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिम करने यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं, प्रातः की बात है 10:15 बजे की, और इनका नाम विक्रम शर्मा पता चला है, जो यहाँ जिम करने आते थे और जिम करके लौट रहे थे। तो यहाँ पर 2 अज्ञात लोगों ने उनको गोली चलाई है, जिससे इनकी मृत्यु हुई है। बाकी अन्य जानकारी उनके बारे में उनके परिजनों से की जा रही है। सर, अभी तक कुछ पता लगा कहाँ के थे क्या? ये सूचना क्योंकि अभी प्राप्त हुई है, अभी टीम हमारी पहुंची है यहाँ पर, तो फोरेंसिक टीम में सारी चीजें, तो कुछ देर में और विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। सर, जो घायल है वो कहाँ ले गए? उनको मैक्स हॉस्पिटल ले गए, लेकिन ब्रॉड डेड बताया गया। देखिए, अभी एक व्यक्ति विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति ये यहाँ से जिम से आ रहे थे और जिम के बाद में ये करीबन 10:15 के लगभग कुछ अज्ञात हमलावर थे। उन्होंने उनको गोली मार दी और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। हमारी FSL की टीम से यहाँ पे विजिट कर लिया है और साथ में से पूरी STF भी यहाँ पे इसकी जांच कर रही है। शहर में हमने नाकेबंदी कर ली है और जो भी ये हमलावर हैं उनको हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे और उनको सख्त से सख्त दिलाएंगे। उत्तराखंड से अगली खबर आ रही है। उत्तराखंड के मुनि की रेती में नशा मुक्ति अभियान के तहत टिहरी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में सक्रिय गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत लंबे आपराधिक इतिहास वाले 2 आरोपियों को उनके आवास से धर दबोचा है और ये दोनों ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में स्मैक जैसी मादक जो तस्करियां हैं उनमें शामिल थे और दोनों आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिजनक मामले भी दर्ज है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा कि नशा तस्करी में शामिल आरोपी को बख्शा कतई नहीं जाएगा।
विकासनगर से अगली खबर आ रही है। ईएमएस कंपनी द्वारा सीवरेज और पेयजल लाइन बिछाने के काम के दौरान गलियों में बड़े बड़े गड्ढे वहां पे खोद दिए गए हैं, जिससे दुर्घटना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ गया है, जिस पर वार्ड नंबर 3 के सभासद सबल सहरावत ने सवाल उठाए हैं कि उन्होंने कहा है कि कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से आने वाले समय में कई बड़ी दुर्घटना हो सकती हैं। स्थानीय लोग भी गड्ढों के कारण कठिनाइयों और दुर्घटना की संभावित जोखिम से परेशान हैं, जिसके बाद प्रशासन और कंपनियों से उचित सुरक्षा और शीघ्र कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। ये ईएमएस कंपनी ने वार्ड नंबर 3 को फन वैली बना दिया। आप आएंगे रोलर कोस्टर भी मिलेगा आपको, गलियां तोड़ दी, बैठ गई, कोई रिपेयर नहीं है। ना तो ये बता रहे नगर पालिका बनाएगी, हम बनाएंगे, कोई इंफॉर्मेशन। इतना परेशान जब मैं हो चुका हूं, जनता का क्या हाल हो रहा होगा। ये देखिए मिनी स्विमिंग पूल है, ये मेरे घर के सामने ही है। देखिए आप इसे, अगर आप दिखाएं कैमरे में एक बार, तो मिनी स्विमिंग पूल है। आइए, मतलब क्योंकि समर्स आ रही है तो ईएमएस कंपनी ने ध्यान रखा कि गर्मियां आ रही हैं, स्विमिंग पूल भी जरूरी है वार्ड नंबर 3 के लोगों के लिए। मतलब इतना बोलने के बाद कभी प्लम्बर नहीं है, कभी लेबर नहीं है, प्लम्बर नहीं है, तो विकासनगर में भी प्लम्बर है, उन्हें आप रिक्रूट करो, काम तो कराना पड़ेगा। और काम एक गली 2 गली आप कवर करो, उसके बाद तीसरी जगह जाओ लेबर लेके। ये थोड़ी ना एक गली खोद दी, उसमें एक काम कर दिया फिर आगे चले गए। यहाँ पे बच्चे भी गिर सकते हैं, और ये कई बार तो यहाँ पे प्लम्बर आके देख के चला गया और 1-2 बच्चा यहाँ पे गिर भी गया। और ये कूड़ा, ये जो सीवर लाइन जो करी थी, तो उसमें हमारा ये पाइप भी टूट गया इसका पानी का, और ये छोड़ दिया इन्होंने ऐसे ही। आते हैं और देख के चले जाते हैं। कितने दिन से गड्ढा है ये 10 दिन से है। तो आपने शिकायत नहीं करी इसकी? करी थी हमने शिकायत। क्या कहा आपको? कह रही है अभी आ रहे, लेकिन आया कोई नहीं। ये ईएमएस कंपनी ने वार्ड नंबर 3 को फन वैली बना दिया। आप आएंगे रोलर कोस्टर भी मिलेगा आपको, गलियां तोड़ दी, बैठ गई, कोई रिपेयर नहीं है। ना तो ये बता रहे नगर पालिका बनाएगी, हम बनाएंगे, कोई इंफॉर्मेशन। इतना परेशान जब मैं हो चुका हूं, जनता का क्या हाल हो रहा होगा। ये देखिए मिनी स्विमिंग पूल है, ये मेरे घर के सामने ही है। देखिए आप इसे, अगर आप दिखाएं कैमरे में एक बार, तो मिनी स्विमिंग पूल है। आइए, मतलब क्योंकि समर्स आ रही है तो ईएमएस कंपनी ने ध्यान रखा कि गर्मियां आ रही हैं, स्विमिंग पूल भी जरूरी है वार्ड नंबर 3 के लोगों के लिए। मतलब इतना बोलने के बाद कभी प्लम्बर नहीं है, कभी लेबर नहीं है। विकासनगर से ये खबर है, क्या कुछ इस पर जानकारी है? अनिल दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ इस पर जानकारी प्लम्बर नहीं है तो विकासनगर में भी प्लम्बर है, उन्हें आप रिक्रूट करो, काम तो कराना पड़ेगा। कंपनी है उसकी सीवरेज की लाइन और पेयजल की लाइन बिछाने का उनको काम दिया गया था ईएमएस कंपनी को, लेकिन जो आम नागरिक हैं, जो सभासद है वहाँ के, वो लगातार बोल रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा, बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पे हैं। जो नागरिक हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ जानकारी है अनिल इस पर? जी आंचल जी, आपको बता दें कि लगभग 533 करोड़ रुपए की लागत से ईएमएस कंपनी को सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य दिया गया है, वहीं पेयजल लाइन बिछाने का भी कार्य दिया गया है जी, जिसको कि ईएमएस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं ईएमएस कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, और जिससे कि लोगों को इसमें गिरने का भय रहता है, दुर्घटना हो सकती है, जिसको लेकर आज जो नगर पालिका के सभासद है वार्ड नंबर 3 के सबल सहरावत, उनके द्वारा इस पर आवाज उठाई गई है। अनिल, अगर हम इस खबर की बात करें तो इसमें किसकी गलती बताई जा सकती है? आखिर क्यों गड्ढे जो इतने बड़े हैं वो भर क्यों नहीं पा रहे हैं, जब सभासद खुद सामने से आके बोल रहे हैं और आम जनता से बात कर रहे हैं, और वो खुद ये अपील कर रहे हैं कि भैया ये गड्ढे बहुत ज्यादा है और आम जनता को इससे परेशानी हो रही है। जैसे कि बता दें कि ये इसमें लापरवाही है ईएमएस कंपनी के कर्मचारियों की, अधिकारियों की, जो कि एक जगह गड्ढा खोद देते हैं, वहाँ इसको भरते नहीं है, फिर अगली जगह दूसरी जगह पर गड्ढे खोद देते हैं, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गड्ढों में पानी भर जाता है, कई बार रात के समय दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। जी अनिल, इस पर आगे की क्या कुछ कार्रवाई है? इस पर आपके पास कोई जानकारी कि आगे कुछ कार्रवाई होने वाली है? जी, जैसे कि बता दें कि जो वार्ड नंबर 3 के सभासद हैं सबल सहरावत जी, इनका कहना है कि हम इनके उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और भी अभी अधिकारियों से संपर्क करेंगे, इनकी कमियां बताएंगे कि किस तरह से गड्ढे खोद देते हैं, उनको भरते नहीं है। और वहीं उन्होंने सबल सहरावत जी ने ये भी कहा है कि हम जो विधायक हैं यहाँ के विकासनगर के मुन्ना सिंह चौहान, उनके भी संज्ञान में इस बात को रखेंगे। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी तमाम साझा करने के लिए।
तो विकासनगर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं और जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो अभी तक काम नहीं कर रही है। लगातार आम नागरिक परेशान है और ये मांग कर रहा है कि जो गड्ढे हैं वो जल्दी भरे जाएं ताकि उनको आने जाने में सुविधा हो सके। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून के विकासनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में भ्रष्टाचार, उत्तराखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र की अवधि बढ़ाने और अन्य स्थानीय मुद्दों को उठाया गया है। संजय किशोर ने ये आरोप लगाया है कि उप जिलाधिकारी कार्यालय में अक्सर उनकी अनुपस्थिति उनकी रहती है और उन्होंने पचुआ ट्रन में खनन माफिया और भ्रष्टाचार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि खनन माफिया और भ्रष्टाचार पूरे क्षेत्र में चरम सीमा पर पहुंच चुका है और इसे रोकने के लिए प्रशासन को तुरंत कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन इस बात पर गौर किया जाए कि आज तक विधानसभा का जो सत्र है वो पूर्ण अवधि के लिए चला ही नहीं। उसकी अवधि इतनी कम रखी जाती है कि जहां पर विपक्ष के विधायक जनता के सवालों को उठाना चाहते हैं लेकिन उनको समय नहीं मिल पाता, और सोमवार को प्रश्नकाल होता है जिसमें मुख्यमंत्री जी उनके सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आज तक किसी सोमवार को वहां पर नहीं रहे। तो इसमें मुख्यतः मांग यह है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए और मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग है उनके जो प्रश्न है वो उन प्रश्नों का स्वयं जवाब दे। आज उत्तराखंड के अंदर चाहे वन्य जीव के हमलों से मानव हानि हो रही है उस पर कोई सरकार की नीति नहीं है, चाहे महिला उत्पीड़न हो रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त पड़ी है। आप और हम सब लोग देख रहे हैं किस प्रकार से रोज हत्याएं हो रही है, किस प्रकार से रोज हमले हो रहे हैं। उन सब बातों को लेकर भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है, खनन माफिया किस तरह हावी है, भू माफिया किस तरीके से हावी है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर के मुद्दे ला रहे हैं, लेकिन जो जनहित के असली मुद्दे हैं उन पे कोई गौर नहीं किया जा रहा। उसके लिए आज हमने यहाँ पर तहसील प्रशासन के पास जिला कांग्रेस कमेटी ने सभी साथियों के साथ ज्ञापन सौंपा है। का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन इस बात पर गौर किया जाए कि अगली खबर कोटद्वार से आ रही है। कोटद्वार में मोहम्मद दीपक नाम से चर्चा में आए जिम ट्रेनर के खिलाफ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऋषिकेश में हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ता कोटद्वार कूच की तैयारी में जुट गए हैं। सूचना मिलते ही इंद्रमणि बड़ोनी चौक पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका है तो उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। समझाने के बावजूद जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर कार्रवाई कोतवाली पहुंचाया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने उग्र और विवादित बयान भी दिया है। वहीं सीओ नीरज सेमवाल ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाए गए हैं और कार्यकर्ताओं से पूछताछ की जा रही है ताकि कोटद्वार में किसी तरह का तनाव न फैले। जब हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो रक्षा दल वाले लोग जो है कोटद्वार की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनको ऋषिकेश में नटराज चौक के पास रोका गया और अभी तक फिलहाल हमारे रोकने का जो प्रमुख उद्देश्य है कि और रोक करके पूछताछ करना है कि भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो पूछताछ पूरी हो गई, फिर देखते हैं। तो अभी इनको छोड़ दिया गया है? अभी तो पहले पूछताछ अभी तो हम लेकर के आए हैं, जरा पूछताछ करते हैं कहाँ है, क्या इनका उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या है। मसूरी से अगली खबर आ रही है। मसूरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला है। सिंटू से संबंध विभिन्न श्रमिक संगठनों के आह्वान पर बड़ी संख्या में श्रमिक पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए हैं और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रमिक विरोध कानून वापस लो और निजीकरण बंद करो जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा है। वक्ताओं ने कहा कि 19 श्रम कानूनों की जगह लागू की गई है 4 श्रम संहिताओं से मजदूरों के अधिकार कमजोर हुए हैं। 12 घंटे कार्य अवधि, ठेका प्रथा और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का विरोध जताया है। साथ ही न्यूनतम वेतन लागू करने और पुरानी पेंशन बहाल करने, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारियों का दर्जा देने और रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने की मांग उठाई गई है। नेताओं ने ये चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। मांग है केंद्र सरकार जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, 44 श्रम कानून थे और उनको जो है 4 श्रम कोड में बदला जा रहा है और उसमें मालिकों को, उद्योगपतियों को प्रभावशाली बनाया जा रहा है
और मजदूरों के काम के घंटे ख़त्म किए जा रहे हैं। 8 घंटे की जगह 12 घंटा किया जा रहा है। ये SIPF ख़त्म किया जा रहा है। तो इसलिए आज पूरा भारतवर्ष का मजदूर सड़कों पर है। 1982 के बाद पहली बार राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई है और ये इसलिए कि मोदी सरकार ने 21 नवंबर को जो मजदूरों को जो न्यूनतम जो उनके जो श्रम संहिताएँ थी, कानून था उनके पक्ष में, उसको ख़त्म करके 4 श्रम संहिताएँ ले आए। उससे क्या हुआ कि एक तो मजदूर के काम के घंटे जो 8 हमने प्राप्त किए 12 कर रहे हो। उसके अलावा न्यूनतम मजदूरी का मामला ख़त्म कर दिया। उसके अलावा हायर एंड फायर, यूज एंड थ्रो, आप पर जैसे डस्टबिन की तरह डिस्पोजेबल चाय पीते हैं, प्रयोग करो, फेंक दोगे, उसका जीवन के जो महत्वपूर्ण सुविधाएं से मिल जाए वो खत्म हो गए। देखिए, सबसे पहली मांग तो हमारी है, आज जो ये इस तरह की कंडीशन आ रही है हमारे सामने, तो हमें इस तरीके से रोड पे उतरने का कोई शौक नहीं है। हमारे सिर्फ एक मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया जाए और जितना काम आप सरकार हमें दे रही है उस हिसाब से हमारा मानदेय बढ़ोतरी की जाए। जी, सबसे बड़ी मांग यही है कि मतलब जिस हिसाब से काम लिया जा रहा है उस हिसाब से बहुत कम मात्रा में हमारा मानदेय दिया जा रहा है और पूरा मतलब चारों दिशा में मतलब हर विभाग का काम हमें करना पड़ रहा है। BLO से लेकर समाज कल्याण से लेकर सर अनेक प्रकार के कार्य हमें करने पड़ रहे हैं। हम लोग तो सरकार को सस्ता मजदूर मिल रखा है, आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माता, 3 लोग, और जो मजदूर ये जो काम करने वाले मजदूर, ये सस्ता मजदूर है सरकार का, क्योंकि हम लोगों को ये सरकार रोड पे ला चुकी है। हम तो कह रहे धामी सरकार अपनी नींद खोले और हम लोगों की तरफ भी देखे, जो हम लोग सस्ते मजदूर मिल रखे। आपको काम देखो, हमारे ऊपर इतना सरकारी डिपार्टमेंट को काम नहीं दिया गया जितना हम लोगों को काम दिया गया। और देहरादून पुलिस ने तिब्बती मार्केट में हुई युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मृतक अर्जुन शर्मा की मां बीना शर्मा समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 मुख्य आरोपी पंकज राणा और राजीव उर्फ राजू बताए जा रहे हैं, जो सगे भाई हैं और चखुल्ला वाला के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे संपत्ति विवाद का मुख्य कारण था। आरोप है कि बीना शर्मा और उनके सहयोगियों ने अर्जुन को रास्ते से हटाने के लिए 12 लाख रुपए में सौदा किया था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद की है। मामले में आगे की जांच अभी जारी है। इसी दौरान पूछताछ, चूँकि जो प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए जो है पूछताछ की गई थी। पूछताछ में जो हमारे पास जो नेम्ड लोग थे उनसे संबंधित काफ़ी सारे साक्ष्य जो है कुछ आए थे, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग टीम्स के द्वारा एकत्र किए गए थे, जिसमें पता चला कि जो अभियुक्त पकड़ा गया है पंकज राणा, वो जो है एक अभियुक्त विजय उनियाल के साथ जो है उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता है। साथ ही साथ जो दूसरा अभियुक्त है वो दोनों सगे भाई थे और जो दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। इसमें जो कुछ पैसों की बात आई थी तो पता चला कि 3 लाख रुपए उनको प्राप्त हुए थे, 9 लाख रुपए इनको उसमें बाद में मिलने थे और इसी के लिए अभियुक्त जो है चोरी छिपे 8:30 बजे जो है वहाँ पर जो विनोद उनियाल है उनके यहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर और जानकारी करता है, लेकिन वहाँ पर भी इस चीज़ों की पुष्टि हुई है कि वहाँ पहुँचा था। लगातार कॉल रिकॉर्ड से इसको चेक किया गया तो पाया गया कि लगातार इसको लेकर अभियुक्त का जो मोबाइल फ़ोन है वो लगातार व्हाट्सएप के कॉल्स पर कुछ दिनों से जो है संपर्क में था। एक ज़मीन की प्रॉपर्टी का इशू भी जो है, जो मृतक है उनकी पत्नी द्वारा इसमें पूरे विवेचना में बताया गया कि एक ज़मीन है जिसकी कीमत काफ़ी थी, 14 करोड़ रुपए में करीब उसका एग्रीमेंट हुआ था और वो ज़मीन जो है मृतक के भी हक की थी और इसको लेते हुए मृतक द्वारा आपत्ति भी व्यक्त की गई थी और इसमें जो है सिविल कोर्ट से स्टे भी करा दिया गया था और दाखिल खारिज पर रोक लगा दी गई, जिससे क्षुब्ध होकर चूँकि जो हमारे जो 3 अक्यूज़ हैं जो लगातार इसमें जुड़े हुए थे, क्षुब्ध होकर इस घटना को अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं उनियाल के माध्यम से जो है षड्यंत्र को रचा गया था। क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हमने 3 लोग को अरेस्ट कर लिया है इसमें, लेकिन जो और साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन में जो उसको कनेक्ट करना है या और चीज़ें जो हमें पता चल रही हैं उसको हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं और शीघ्र इसमें। अगली खबर मसूरी से आ रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भू माफियाओं के बढ़ते हौसले ने राष्ट्रीय राजमार्ग 707A को ही निशाना बना दिया। वाल्मीकि मंदिर के पास संदिग्ध अवैध खनन के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया है, जिसमें मसूरी, कैंपटी, उत्तरकाशी और चारधाम को जोड़ने वाला जो प्रमुख मार्ग है वो बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जेसीबी मशीन से सड़क के नीचे तक खुदाई की गई है, जिससे नींव कमजोर हो गई है। मरम्मत में 20 से 25 दिन लग सकते हैं और छोटे वाहनों को मोतीलाल नेहरू मार्ग और बड़े वाहनों को हाथीपाव रोड से डाइवर्ट किया गया है।
चारधाम यात्रा, LBA एकेडमी और पर्यटन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। खनन विभाग ने किसी अनुमति से इनकार किया है। प्रशासन ने जांच के आदेश देते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। अब इसमें हम अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पूरी लूज मिट्टी दिख रही है इसमें और किस वजह से गिरा है। अभी हम अंदर इसमें कल लेबर लगेगी, उसको खोदने के बाद ही बता सकते हैं किस रीजन से गिरा है। अब प्रथम दृष्टया से यही है, इसमें कल इंस्पेक्शन करेंगे लेबर लगा करके हम। हाँ, कल हमारी लेबर लग जाएगी इसमें। हाँ, मेटल आज रात में पहुंच जाएगा। हाँ, तो उसके बाद बता सकते हैं इसमें कितना समय लगेगा खोलने के लिए। जैसे सूचना मिली कि यहाँ पे रोड मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है तो हम तुरंत यहाँ मौके पर उपस्थित हुए हैं और मौके पर अभी मलबा हटा के फिलहाल देखेंगे कि इसके क्या कारण हैं दीवार गिरने के, क्योंकि अभी आए हैं। फिलहाल मलबा हटाने के बाद ही पश्चात पूरा पता चल पाएगा कि क्या कारण है और मार्ग को पुनर्वस्था में लाने की कार्रवाई हम कल से प्रारंभ कर देंगे। और लगभग 15 से 20 दिन में हम इसको मार्ग को पुनर्वस्था में ला देंगे। ट्रैफिक छोटे वाहन हैं उनके यातायात के लिए मोतीलाल नेहरू मार्ग वैकल्पिक तौर पे यूज कर सकते हैं। हमने अभी वो भी वैकल्पिक आपको बताया है। और जो बड़े वाहन हैं ये हाथी पांव होके जा सकते हैं बड़े वाहन भी। हाँ। और फिलहाल हम सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल इसको बंद करने का ही सुझाव दिया गया है। तो इसमें पता नहीं चल पा रहा क्योंकि पूरा मटेरियल अभी अंधेरा भी हो गया है और मटेरियल भी इतना ज्यादा डंप हो रखा है तो पता नहीं चल पा रहा क्या किस रीजन से ऊपर से पूरा दीवार गिर गई है। हाँ। तो वो भी हम कल लेबर लगा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ जानकारी के लिए सुनील सोनकर जुड़ चुके हैं मसूरी से। सुनील, जिस तरीके की ये खबर सामने आ रही है, पहाड़ों की रानी मसूरी में इस तरीके की जो भू माफिया हैं उन्होंने अपना हाथ जमा लिया है, क्योंकि जो चार धाम वाली रास्ता है उसको भी ऐसा बताया जा रहा है कि उसको खोद दिया गया है और वहां से जो आवाजाही है वो बंद कर दी गई है। इस पर क्या जानकारी है सुनील? अर्चना जी, देखिए अगर बात करी जाए तो ये बहुत ही गंभीर मामला यहाँ पर सामने आया है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 707A है और यहाँ पर भू माफियाओं द्वारा इसकी नींव को खोद दिया गया, जिससे एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और इसमें गनीमत रही कि जब ये धराशायी हुआ, जब ये धंसा तो उसके ऊपर से कोई वाहन नहीं चल रहा था, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आता है। तो फिलहाल इस मार्ग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। प्रशासन और पुलिस द्वारा वैकल्पिक मार्ग यहाँ पर तय किए गए हैं जिससे कि केम्प्टी फॉल, उत्तरकाशी और चारधाम की जो यात्रा है वो की जा सके। फिलहाल इस रास्ते को बनने में करीब 20 से 25 दिन का समय यहाँ पर विभाग बता रहा है और इस पूरे मामले का संज्ञान जिला प्रशासन द्वारा लिया है। खुद जिला अधिकारी ने इसका संज्ञान लिया है और SDM मसूरी राहुल आनंद आज सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मौके पर थे और उनके द्वारा पूरा निरीक्षण किया गया। उन्होंने काफी गंभीर इस मामले को बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भू माफिया ने सभी कामों को विपरीत खासकर बताया जा रहा है कि एक तो खनन की कोई NOC उनके पास नहीं थी और एक नक्शा उनके द्वारा MDDA द्वारा आवासीय भवन को लेकर पास कराया गया था, परंतु उस नक्शे के विपरीत ही यहाँ पर खनन किया गया है। तो फिलहाल SDM मसूरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को जो संबंधित भू माफिया है उनके खिलाफ FIR करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जितना भी खर्च इस रोड को बनाने में आएगा उसकी रिकवरी उस संबंधित व्यक्ति से की जाएगी जिसके द्वारा खनन किया गया है। और इसमें ये भी तय किया जा रहा है कि मसूरी में ऐसी कितनी जगह इस तरीके का काम किया जा रहा है, खासकर अवैध खनन और निर्माण, उसका भी चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। SDM मसूरी राहुल आनंद का स्पष्ट रूप से कहना है कि इस तरह की गतिविधियां मसूरी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिस तरीके से ये राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षतिग्रस्त किया गया है उससे जनमानस को काफी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में इस तरीके के व्यक्तियों को जो सारे नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। सुनील, ये जो खनन हुआ है वो वाल्मीकि मंदिर के पास हुआ है और ये जो संदिग्ध गतिविधि हुई है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का भी तो हाथ कह सकते हैं, क्योंकि मंदिर के पास हुआ है, मंदिर में आवाजाही, पर्यटक लोग वहां रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी खामी इस पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी भी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है उत्तराखंड से। देहरादून सीमांत क्षेत्रों को एक नई हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी और उत्तराखंड सरकार
दुरुस्त और सीमांत क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। मुख्य सचिव आनंद ने पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश, नाभीड़ घाट और जालीकांग जैसे क्षेत्रों तक हेलीकॉप्टर सेवा है वो शुरू करने के लिए चरणबद्ध योजना तैयार करने के कड़े निर्देश जारी कर दिए। इसके साथ ही देहरादून से चंपावत के पूर्णगिरी और पिथौरागढ़ और शीघ्र हवाई सेवा प्रारंभ करने पर भी इस पर जोर दिया गया है। सचिव नागरिक उद्यान सचिव कुर्वे ने बताया कि सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं सहस्त्रधारा हेलीकॉप्टर से संचालित की जाएंगी और वर्तमान में प्रदेश में जालीग्रांट हवाई अड्डा, पंतनगर हवाई अड्डा, गौचर हवाई पट्टी और चियाली सैण हवाई जो पट्टी है उस पर नैनी सैनी हवाई पट्टी पर संचालित की जाएंगी। अगली जो खबर आ रही है वो देहरादून से आ रही है। देहरादून जिले में टीबी मुक्त अभियान को स्वास्थ्य विभाग ने तेज कर दिया है। टीबी मुक्त अभियान को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। अब तक 80 से अधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। जिला स्तर पर व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 2 मोबाइल जांच वाहन तैनात किए गए हैं। इन वाहनों में आधुनिक जांच मशीनें लगाई गई हैं और मौके पर ही लोगों की जांच की जा रही है। नगर निगम के 100 वार्डों में भी स्क्रीनिंग का कार्य जो है वो पूरा किया जा चुका है। जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में उपलब्ध एक्सरे सुविधा के माध्यम से भी मरीजों की पहचान की जा रही है। सभी संदिग्ध और पुष्ट मामलों का विवरण निक्षय पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार जिले को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त घोषित करने के निर्धारित 6 मानकों को पूरा करना अनिवार्य है और इसी दिशा में लगातार प्रयास जारी है। ये टीबी मुक्त अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने का प्रयास पहले से ही चल रहा है और लगभग 180 के करीब अभी तक हम अपनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर चुके हैं। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम ज्यादा टीबी की स्क्रीनिंग करें। हमारे पास 2 MMU मोबाइल वैन भी हैं जिनमें की हमने ट्रूनेट मशीन उसमें लगी हुई है, जिसके माध्यम से हम जगह जगह पे जाकर उसमें स्क्रीनिंग करते हैं। इससे पहले भी हम जो हमारे देहरादून के नगर निगम क्षेत्र 100 वार्ड है उनमें भी हम कर चुके हैं और लगातार हमारा प्रयास जारी है। जितने भी हमारे जिला चिकित्सालय है, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे एक्सरे हो रहा है लोगों का, तो एक्सरे के माध्यम से हम टीबी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और ये जितनी भी स्क्रीनिंग का जो हमारा डाटा है, चाहे हम एक्सरे के माध्यम से कर रहे हैं या ट्रूनेट मशीन के माध्यम से कर रहे हैं, इसको सभी का निक्षय पोर्टल पे हम एंट्री कर रहे हैं। तो ये थी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।